Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied about the product mix strategies, that is a unit number of 8, 9 of fundamentals of marketing book, that is a BCom second semester. So in this video we have studied the marketing mix, its meaning, factors, strategies and product differentiation, and also the product differentiation variables. So let's start one by one. We have discussed about it. First is the meaning of product mix. That product mix is the combination of products offered for sale by a firm और अ बिजनेस यूनिट कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, एक कंपोजिट है प्रोडक्ट्स का जो ऑफर किया जाता है सेल के लिए बाय एक फर्म को या फिर एक बिजनेस यूनिट को। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है, एक कंपनी का प्लान होता है जो वो प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती है मार्केट को, किसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं, क्या उसकी वांट्स हैं, क्या उसका टेस्ट है, क्या लाइकिंग है कंज्यूमर्स की, वो डिफरेंट होती हैं और उन सबको एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो देयरफॉर जो मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, उन सब की जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ताकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की जो भी सेटिस्फेक्शन है वो उनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर उनकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की, तो मेरी जो सेल्स हैं वो भी मेरी मैक्सिमम होगी और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है मैं वो भी जो है अर्न कर पाऊँगी। सो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय बिजनेस फर्म के लिए, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स। आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। और प्रोडक्ट मिक्स जो है एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जो मैन्युफैक्चर और जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय अ बिजनेस फर्म। तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो नीड नॉट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वो कंसिस्ट नहीं करता अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। तो एक फर्म और जो एक कंपनी होती है विद सेवरल प्रोडक्ट लाइंस, उनकी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं अपनी एक प्रोडक्ट मिक्स में। तो 10 जो प्रोडक्ट मिक्स होता है वो फुल लिस्ट होती है ऑल प्रोडक्ट्स की जो ऑफर्ड किए जाते हैं बाय अ फर्म, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर करता है और वो सेल करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयलेट की शॉप्स, वॉशिंग शॉप्स, सेम शैम्पू, हेयर ऑयल्स एट्सेट्रा, इस तरह से। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेरे इफ़ेक्ट करते हैं मेरी प्रोडक्ट मिक्स को। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है चेंज इन मार्केट डिमांड, कि जो चेंज है डिमांड में ऑफ अ प्रोडक्ट वो इफ़ेक्ट डालती है मेरी प्रोडक्ट मिक्स की मैन्युफैक्चरर्स को। तो जो मेरी मार्केट डिमांड है प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है मेरे कंज्यूमर के बिहेवियर पर, फैशन क्या है और क्या परचेजिंग पावर है मेरे कंज्यूमर्स की। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कॉम्पिटिटिव एक्शन एंड रिएक्शन, कि जो कॉम्पिटिटिव प्रिवेल किया जा रहा है इन द मार्केट में वो भी जो है इफ़ेक्ट डालती है मेरे प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर कंपनी के। इफ़ अगर लीडर जो है वो फर्म का वो कुछ चेंजेस ला रहा है अपने प्रोडक्ट में या फिर अपने प्रोडक्ट मिक्स में, तो जो फॉलोवर्स होंगे उस फर्म के वो कंपेल करेंगे और वो चेंज करेंगे अपनी प्रोडक्ट मिक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक टेलीविज़न का जो मैन्युफैक्चर है, जैसे कि वो एलजी या फिर बीपीएल है, वो स्टार्ट करता है मैन्युफैक्चर करना रेफ्रिजरेटर को और वॉशिंग मशीन को, तो जो उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे उस प्रोडक्ट के, जैसे ओनिडा या फिर वीडियोकॉन जो भी एक ब्रांड है, वो भी स्टार्ट कर देंगे मैन्युफैक्चर करना रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन को। तो जो प्रोडक्ट मिक्स है ओनिडा का और वीडियोकॉन का वो चेंज हो जाएगा बिकॉज कॉम्पिटिटर्स की एक्शन की वजह से। कि अगर जो है एलजी और बीपीएल जो है वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन बना रही हैं, तो ओनिडा और जो ये वीडियोकॉन है वो भी स्टार्ट कर रहा है, तो उससे जो ओनिडा और वीडियोकॉन की ही मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर इफेक्ट डलेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर की एक्शन को देख के अपने प्रोडक्ट मिक्स में जो है वो एक्शन लेके आ रहे हैं। तो सिमिलरली इफ़ अगर कॉम्पिटिटर जो है वो कोई भी चेंज करता है अपनी पैकेजिंग में, अपने साइज़ में या फिर कलर में अपने प्रोडक्ट की, या वो रेलिवेंट चेंजेस जो है वो लाना चाहता है अपने प्रोडक्ट में ऑफ एक एंटरप्राइज में, तो कॉम्पिटिटर का जो एक्शन और जो रिएक्शन होता है वो इफ़ेक्ट डालता है मेरे प्रोडक्ट मिक्स ऑफ दी कंपनी के या प्रोडक्ट मिक्स ऑफ दी फर्म के। फिर
सेकंड थर्ड आता है इसमें प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस। इसमें क्या आता है कि जो स्केल है मेरा प्रोडक्शन का वो भी इन्फ्लुएंस करता है मेरे प्रोडक्ट मिक्स ऑफ अ कंपनी को। इसमें क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो काफ़ी सारे जो है डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करने के, उसकी ताकि उस प्रोडक्ट की जो है यूटिलाइजेशन बेटर हो सके और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बेटर हो सके, और जो उसकी प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आ रही है वो उसको भी कम करना चाहता है। तो एक प्रोड्यूसर को काफ़ी सारे डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो जो चेंज आता है मेरी प्रोडक्शन की टेक्निक्स में वो इफ़ेक्ट करता है मेरी प्रोडक्ट मिक्स को भी। फिर इसमें फोर्थ आता है यूज़ ऑफ रेसिड्यूअल, कि जब मैं यूज़ करती हूँ रेसिड्यूअल का, वो मेन प्रोडक्ट है और वो इन्फ्लुएंस करता है मेरा चेंज करने में मेरे प्रोडक्ट मिक्स को। इफ़ अगर मेरी क्वालिटी ऑफ रेसिड्यूअल जो है वो ज़्यादा है तो उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और गेनफुली होगा। इफ़ अगर कंपनी जो है वो डेवलप करती है बाय प्रोडक्ट्स उसके मेन बाय प्रोडक्ट को अपने मेन प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल एक लार्ज साइज़ जो है शुगर मिल का वो पार्टिसिपेट करता है कि वो प्रोडक्शन करेगा वाइन का भी, पेपर का भी, कार्डबोर्ड का भी। तो जस्ट टू हैव अ गेनफुल ज़्यादा यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो रेसिड्यूअल होगा, तो उसकी जो प्रोडक्शन मिक्स होगी कंपनी की उसमें जो है चेंजेस आएंगे ही आएंगे। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट इसमें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस क्या है कि समटाइम्स मेरे प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आने की वजह से मेरा प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आना जो है वो नेसेसरी हो जाता है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो लॉसेस में ही जा रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करेगी और वो अवॉइड करेगी कि इन फ्यूचर जो है उसे ज़्यादा लॉसेस ना हो। तो इस प्रोसेस में जो कंपनी है वो ऐड करती है कुछ नए प्रोडक्ट्स को, और जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ख़त्म करने की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करती है, और जो है उसमें प्रोडक्ट्स में वो एब्सोल्यूट और आउटडेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आती हैं। फिर आता है इसमें सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ मार्केटिंग इन्फ्लुएंस, की जो कंपनी है वो में चेंज कर सकती है अपने प्रोडक्ट मिक्स को टू मेक मोर इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए अपने मार्केटिंग की एफर्ट्स को और उसकी कैपेसिटी को। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सर्टेन ब्रांच है कंपनी की, उसमें जो है लेस वर्क आ रहा है, तो वो क्या करेगी अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज लाएगी और वो इंट्रोड्यूस करेगी कुछ नए प्रोडक्ट को, जिससे जो है सेलिंग की जो एबिलिटी है उसकी वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी। ठीक है। फिर इसमें सेवेंथ पॉइंट आता है गुडविल ऑफ द मैन्युफैक्चर, कि समटाइम्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चेंज लेके आते हैं अपनी प्रोडक्ट मिक्स में इंक्रीज़ करने के लिए गुडविल एक इंस्टीट्यूशन की। सो आजकल क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो इम्प्रूव करें अपनी इमेज को कंपनी की, उसमें और ज़्यादा ऐड करके क्वालिटी प्रोडक्ट्स को और हाई प्राइस प्रोडक्ट्स को एक प्रोडक्ट लाइन में, तो उससे जो है गुडविल जो है मैन्युफैक्चर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर इसमें एट्थ पॉइंट आता है इंक्रीज़ इन प्रॉफिट्स, कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस फर्म का वो होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करे। तो फर्म जो है वो चेंज करती है अपने प्रोडक्ट मिक्स में और वो इंक्रीज़ करती है अपने प्रॉफिट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्म जो है वो इंक्रीज़ करती है अपने प्रॉफिट को कैसे, एलिमिनेट करके ख़त्म करके सम नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स जिन्हें प्रॉफिट नहीं दे रहे उनको ख़त्म करके जो है वो अपने फर्म की जो है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती है, या फिर ऐड करके सम कुछ नए इम्प्रूव या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाके अपनी प्रोडक्ट मिक्स में, उससे भी जो है उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नाइन्थ और लास्ट पॉइंट आता है इसमें चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो फॉलो करता है रूल्स और रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। तो जब कभी रूल्स या फिर रेगुलेशंस में कोई भी चेंज आता है तो प्रोड्यूसर जो है वो चेंज कर देता है अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही। तो ये थे इसके फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं मेरी प्रोडक्ट की मिक्स को। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या इफ़ेक्ट आता है मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का उस ऑन इट्स प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर। फर्स्ट आता है इसमें प्रॉफिट मोटिव, कि हर एक बिजनेस जो है चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए। अभी हमने लास्ट उसमें भी करा कि अर्न करना चाहती है हर एक फर्म
कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करे। फॉर इस पर्पज़ के लिए जो फर्म है वो ऐड करती है कुछ नए प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट मिक्स में, और उसमें जो है जो लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करती है, या फिर जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो एलिमिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है अपने प्रोडक्ट मिक्स में, जिससे जो फर्म है वो एबल हो जाती है कि वो अर्न कर सकती है मैक्सिमम प्रॉफिट। किसकी हेल्प से? कि वो प्रोडक्ट मिक्स का जो है वो ऑप्टिमम यूज़ करे, जिससे उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर पाएगी। सेकेंड आता है इसमें सेल स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है कि हर एक बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो चाहती है कि वो स्टेबिलिटी लेके आए, स्थिरता लेके आए अपनी सेल्स की वॉल्यूम में, ताकि जो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो फुल यूटिलाइज हो जाए। इफ़ अगर उसमें जो है एक वाइड फ्लक्चुएशन, एक काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है उसकी सेल्स वॉल्यूम में फर्म की, तो उस टाइम जो है उसमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पर जो है उसे सीरियस प्रॉब्लम्स का जो है फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ अगर जो सेल्स वॉल्यूम है बिज़नेस के फर्म की वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो जो उसका इन्वेस्टमेंट होगी उसमें वो ज़्यादा कैपिटल लगेगी और उसको सस्टेन करना जो है नेसेसरी हो जाएगा सप्लाई के टाइम पर। सो एंड इफ़ लेटर ऑन अगर उसकी सेल्स वॉल्यूम जो है फर्म का वो डाउन कम हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसमें जो प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ है वो रिमेल आइडल रहेगी, और जो फर्म है वो पे करेगी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अपने जिन लोगों ने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होगा, और जो कंपनी है वो लॉसेस में चली जाएगी। सो इस वे में इसको अवॉइड करने के लिए जो फर्म और जो कंपनी है वो अडॉप्ट करती है पॉलिसी, और वो चेंज करती है अपने प्रोडक्ट मिक्स को, और वो ट्राई करती हैं कि वो अपने सेल्स वॉल्यूम को जो है वो स्टेबल लेके आए। तो इससे ये क्लियर होता है कि स्टेबिलिटी लेके आना फर्म्स की सेल्स वॉल्यूम में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो फर्म है वो चेंज कर सकती है अपने प्रोडक्ट मिक्स को, ताकि उसकी सेल्स में जो है स्टेबिलिटी आ सके। थर्ड पॉइंट आता है इसमें सेल्स ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक फर्म का, वो नॉट ओनली कन्फाइंड, वो स्टेबिलाइज स्थिरता लाना नहीं होता अपनी सेल्स की वॉल्यूम में, बट वो एफर्ट्स भी लगाती हैं कि वो इंक्रीज़ भी करे अपनी सेल्स को। तो जो अचीव हो टू अचीव करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को सेल्स का, तो फर्म जो है वो कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करती है अपने प्रोडक्ट मिक्स में, ताकि उसका जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी सेल्स की ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाए। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, कि जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं वो जो हैं चेंजिंग लाती रहती हैं अपने प्रोडक्ट मिक्स में। किसके अकॉर्डिंग लेके आती है? वो मार्केट की क्या डिमांड है प्रोडक्ट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करती है एक कंपनी। तो उसमें जो है नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो जाते हैं उनके लिए चेंज करना एक मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग। तो सम ऑफ देम जो है वो चेंज किए जाते हैं फॉर कंज्यूमर्स की हैबिट्स को देख के, उनकी टेस्ट क्या है, उनकी क्या प्रेफरेंस है, क्या वो बाय करने का उनका मोटिव है, क्या उसका फैशन है, क्या उसका जो है इनकम हो रही है कंज्यूमर्स की, उनको देख के भी जो है हमारे प्रोडक्ट मिक्स को जो है वो चेंज किया जाता है। तो टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, कंपनी जो है वो चेंज करती है अपने प्रोडक्ट मिक्स को, ऐड करके उसके अंदर कुछ सम न्यू जो फैशन प्रोडक्ट आ रहे हैं, या फिर जो ओल्ड फैशन प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनको जो है वो एलिमिनेट कर देती है, और उस प्रोडक्ट को जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड बना देती है। लास्ट आता है इसमें रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव, कि समटाइम्स जो चेंज है प्रोडक्ट मिक्स में वो किया जाता है मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दूंगी, तो डिसीज़न जो है वो मैन्युफैक्चर लेगा कि वो एक नया प्रोडक्ट लेके आए, और वो अपने बाय प्रोडक्ट को जो है एक्सपेंशन और ज़्यादा बढ़ाए टू अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेके और अपने प्रोडक्ट मिक्स को लेके। तो कुछ टाइम जो है जो मार्केटिंग की फॉर्म्स हैं वो शुरू कर देती हैं सेल करना सेवरल टाइप के न्यू प्रोडक्ट्स को, और उससे जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन की
कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाती है और जो रिज़ल्ट होता है मेरे पुराने प्रोडक्ट मिक्स का वो चेंज हो जाता है, जिससे जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं। मेरे किसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं? प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए। तो ये थे इसके कि क्या इफ़ेक्ट आता है मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेरे प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट आता है अब इसमें कि प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज़ और उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट है इसमें एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स की प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन करना, बढ़ाना। इसमें दो ही लाइन्स हैं कि इंक्रीज़ करना मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को, और दूसरा है एक्सपेंशन करना मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को। तो फर्स्ट इंक्रीज़ इन द प्रोडक्ट लाइन में क्या आएगा इसमें कि ये जर्नली रेफ़र करता है मेरी प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि मैं फुली यूटिलाइज़ करूँ अपनी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को फर्म में और डिसाइड करूँ कि मुझे इंक्रीज़ करनी है अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कि दैट न्यू प्रोडक्ट की लाइन जो है वो रिलेट करेगी मेरी ओल्ड प्रोडक्ट की लाइन को, बल्कि जो मेरी न्यू प्रोडक्ट लाइन है वो अलग ही होती है मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, मेरे पुराने प्रोडक्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फर्म है, जैसे फ़िलिप्स की एक कंपनी है फ़िलिप्स, वो प्रोड्यूस करती है टेलीविज़न या टू इन वन स्टीरियोज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। सो नाउ वो अब डिसाइड कर लेती है कि वो प्रोड्यूस करेगी एक सीरीज़ ऑफ सीडी प्लेयर भी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। सो लाइक वाइज जो एक फ़र्म है टी सीरीज़, वो भी एक कंपनी है, वो भी एक ब्रांड है, वो प्रोड्यूस करती है ऑडियो या वीडियो कैसेट। तो अब वो डिसाइड करती है कि वो प्रोड्यूस करेगी वॉशिंग पाउडर या फिर मिनरल वाटर। तो ये इंक्रीज़ कर देती है मेरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को, प्रोडक्ट एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स में। अब सेकेंड था कि वो एक्सपेंशन कर रही है अपने पुराने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को। तो इसमें क्या है कि एक मैन्युफैक्चर जो है वो डिसाइड करता है कि वो एक्सपेंड करेगा अपने पुराने ही प्रोडक्ट लाइन को, ना कि उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िलिप्स है जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो प्रोड्यूस करते हैं 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अब वो डिसाइड कर रही है कि वो स्टार्ट करेगी प्रोडक्शन करना 2 टाइप के वेराइटीज़ ऑफ एनर्जी के सेवर बल्ब भी। तो वो अपने ही पुराने प्रोडक्ट में जो है एक्सपेंशन कर रही, उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ रही, कोई भी नई प्रोडक्ट लाइन जो है वो नहीं लेके आ रही। सेकंड आता है अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इसमें भी दो ही हैं, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन और या फिर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स। कि प्रोडक्ट लाइन को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं अब हम, इफ़ सम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकम आउटडेटेड हो जाते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से या कंज्यूमर के बिहेवियर की चेंज होने की वजह से। तो फर्म जो है उस टाइम पर डिसाइड करती है कि वो ख़त्म कर देगी अपनी प्रोडक्ट लाइन को अपनी प्रोडक्ट मिक्स से। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलेक्ट्रो रेडियो का सेट है, वो जो है आउटडेटेड प्रोडक्ट हो चुका है, तो मैन्युफैक्चर जो है वो प्रोड्यूस करना इसको जो है बंद कर देती है अपनी प्रोडक्शन में से। तो वो है डिसकंटिन्यू हो जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, तो इससे जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मेरे प्रोडक्ट मिक्स की। सेकेंड है अब वो कम कर देती है अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स को। तो इसको जो है कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन भी बोला जाता है। जब मैं रिड्यूस कर देती हूँ उसका साइज़, उसका कलर, उसका स्टाइल और उस प्रोडक्ट की क्या वैरायटी है उसमें मैं उसको कम कर देती हूँ, और उसके साथ साथ जो है मैं रिड्यूस भी करती हूँ उस प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को भी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बजाज ऑटो लिमिटेड है, वो स्टॉप कर देती है प्रोडक्शन करना प्रिया की स्कूटर्स एंड बजाज के कब स्कूटर्स को। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है वो स्टॉप कर देती है प्रोडक्शन करना बाथिंग सोप्स क्लोरिका और विजिल का। उससे जो है डिक्रीज़ हो जाती है मेरी नंबर ऑफ आइटम्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड कि मैं अल्ट्रेशन कैसे कर सकती हूँ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। कि इस पॉलिसी के अंडर क्या है कि मैं इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के सिवाय
जो कंपनी है वो चेंज लेके आती है अपने पुराने ही प्रोडक्ट में, कि उस पुराने प्रोडक्ट का जो साइज़ है, जो उसका कलर है, जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका फ्लेवर है, या फिर उसके कुछ भी अदर फिज़िकल एट्रीब्यूट जो है उस प्रोडक्ट का, उसमें चेंज लेके आती है। तो ये अल्ट्रेशन जो है वो कम रिस्की होता है और ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता मेरे प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ के ऊपर और उसकी डेप्थ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डीसीएम जो है वो मैन्युफैक्चर करती है टेरिकॉट किसके प्लेस पर, टेरेंस क्लॉथ के प्लेस पर। और नेस्कैफ़े जो है वो लॉन्च कर रही है एक नई फ्लेवर की कॉफ़ी, चोको कॉफ़ी। तो उससे जो है मैं अल्ट्रेशन ही कर रही हूँ अपने एग्जिस्ट पुराने प्रोडक्ट में। ये जो है कम रिस्की प्रोडक्ट होता है। इस तरह से जो है मैं अल्ट्रेशन भी कर सकती हूँ। फोर्थ आता है मेरा डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कि इस स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्ट लाइन में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो बहुत ही कम चेंज लेके आता है अपने प्रोडक्ट आइटम में, और वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है डेवलपमेंट करने में, उसके क्या नए यूजेस हैं उस पुराने प्रोडक्ट के, उस पर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है। सो दैट ताकि जो मेरा नया प्रोडक्ट है वो क्रिएट करे अपने खुद के एक प्रोडक्ट को। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन्युफैक्चर ऑफ मिक्सर जो या फिर ग्राइंडर जो है वो एनरिच करता है उस प्रोडक्ट को, और वो प्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करता है उसके साथ जुड़े हुए सेवरल अटैचमेंट्स क्या हैं जो वो परफॉर्म कराना चाहता है, और वो कैसे हेल्प कर सकता है मेरी किचन की एक्टिविटीज़ में। इसी तरह जो निरमा का डिटर्जेंट पाउडर है उसको प्रमोट किया जाता है नॉट ओनली वॉश करने के लिए क्लोथ्स को, बल्कि वो क्लीन भी कर सकता है मेरे यूटेंसिल्स को, बर्तनों को और मेरे फ्लोर को भी। तो इस तरह से मैं डेवलपमेंट कर सकती हूँ, या फिर अपने पुराने प्रोडक्ट का और किस वे में मैं यूज़ कर सकती हूँ उसकी डेवलपमेंट करना। फिर आता है इसमें फिफ्थ पॉइंट ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी। कि इस स्ट्रेटेजी में क्या है, नो चेंज इज़ मेड इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। की कंपनी के पुराने प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं लिया जाता। अंडर ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी में एक न्यू हाई प्राइस का प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर दिया जाता है प्रोडक्ट लाइन में या प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी के, इस होप से कि जो सेल है मेरे पुराने प्रोडक्ट की उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और उससे जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो मार्केटर जो है वो जो अटेन करके रखता है उसकी गुड रेपुटेशन लो प्राइस प्रोडक्ट की, वो इंट्रोड्यूस कर देता है उसको कि उसका प्राइस जो है हाई प्राइस प्रोडक्ट हो गया। तो जो लॉजिक है इस स्ट्रेटेजी के पीछे वो क्या है कि वो इंक्रीज़ करता है अपनी कंपनी की गुडविल को, और जो टर्नओवर है कंपनी की उसको भी जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता है। अब नेक्स्ट सिक्स्थ आता है इसमें ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी के रेफर्स की क्या करती है कि इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कुछ लो प्राइस के प्रोडक्ट अपनी लाइन में ऑफ उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, सॉरी, जो मेरी ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी है उसमें क्या होता है कि मैं लो प्राइस के प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड कर देती हूँ, इस होप से कि लोग जो हैं वो हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स जो है वो बाय नहीं कर पाते कंपनी से, लेकिन अब वो जो है लो प्राइस के नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करेंगे, जिसका क्या रिज़ल्ट आएगा, जो सेल्स होगी कंपनी की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि जो बीपीएल की कंपनी है वो इंट्रोड्यूस करती है एक पोर्टेबल टेलीविज़न, और उसमें जो है लो प्राइस का एक ऑडियो प्लेयर लगा होता है, और जो रेफ्रिजरेटर होता है वो भी लो प्राइस का है। तो मैन्युफैक्चर करना एक सिंगल टब का वॉशिंग मशीन बाय सैमसंग के थ्रू वो एक एग्जांपल बन जाता है मेरा ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो एक स्ट्रेटेजी है जहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है वो ट्राई करता है कि वो प्रमोट करता है अपने खुद के प्रोडक्ट को एक डिफरेंट वे में, और जो है वो कॉम्पिटिटर से और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट को। तो डिफरेंस जो है वो उसकी क्वालिटी में आ सकता है, उसके डिज़ाइन में, उसके प्रोडक्ट की शेप में, उसका कलर, उसका ब्रांड और उसका पैकेज। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोटेक्ट करती है कंपनी को फ्रॉम प्राइस के कंपटीशन से। सो
कुछ सर्कमस्टांसिस के अंडर जो है एक मैन्युफैक्चरर जो है वो फोर्स करता है कि वो प्रोड्यूस करेगा डिफरेंस क्वालिटी के प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। सो इवन इफ़ द क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा अच्छी होगी तो एक सिंगल क्वालिटी जो है वो कोई भी नहीं खरीदता एक रिटेल मार्केट में। दस जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस किया जाएगा काफ़ी सारी वेराइटीज़ में, प्रोडक्ट की जो है अब उसमें डिफ्रेंसिएशन मिलेगी, उस प्रोडक्ट को जो है कॉम्पिटिटर से ज़्यादा जो है वो और अच्छा बनाया जाएगा। उसको बोला जाता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की स्ट्रेटेजी। लास्ट स्ट्रेटेजी क्या आती है इसमें, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। कि जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक स्ट्रेटेजी है, इसके अंडर एक कंपनी जो है वो कंसंट्रेट नहीं करती अपॉन एक सिंगल प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट नहीं करती, वो डिसाइड करती है कि वो प्रोड्यूस करेगी एक नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट को, सो दैट जो डिफरेंट कंज्यूमर्स के जो डिफरेंट टेस्ट हैं और जो उनकी नीड्स हैं वो परचेज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। दस जो सेल्स है कंपनी की वो उससे जो है इंक्रीज हो जाएगी। हेंस जो मार्केटर है वो अडॉप्ट करेगा कोई भी प्रोडक्ट लाइन की स्ट्रेटेजी, और वो ये ध्यान में रखेगा कि उस प्रोडक्ट का क्या नेचर है और क्या मार्केटिंग कंडीशंस हैं। सो ये थी मेरी प्रोडक्ट लाइन की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। नेक्स्ट इसमें कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन जो है वो एक एक्ट है ऑफ डिज़ाइन करने का, एक सेट ऑफ मीनिंगफुल डिफरेंसेस जो अलग करती है मेरी कंपनी के ऑफ़र करने में कॉम्पिटिटर्स की ऑफरिंग से, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो मेन एम होता है प्रोडक्ट डिफरेंस स्ट्रेटेजी का वो ये होता है कि वो प्रेजेंट करती है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी को एक सर्टेन रियल या फिर एक साइकोलॉजिकल के डिफरेंस पर, और उसका कंपैरिजन करती है वो अदर कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स के साथ। तो जो मेन रिक्वायरमेंट है उस कंज्यूमर की वो क्या है कि वो परसीव करेगा उस प्रोडक्ट को और वो डिफरेंट होगा एक अलग प्रोडक्ट से भी। तो डिफरेंशिएशन जो है वो मस्ट बी इजीली प्रेसिबियल करी जा सकती है। तो मोर ओवर ये सफिशिएंट नहीं है कि फ्यू कंज्यूमर्स जो है वो परसीव करते हैं डिफरेंस। तो टू बी ऑफ रियल मार्केटिंग सिग्निफिकेंस में क्या है कि जो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है वो हैज़ टू बी देखा जाता है बाय देखा जाता है एज डिफरेंट बाय सिग्निफिकेंट लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स में से एक वो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ये बहुत ही एक ऐसे ही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये इसकी क्या है। बाकी इसमें ये प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल्स भी हैं कि हम उनको कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। फर्स्ट इसमें प्रोडक्ट का जो फीचर होता है वो एक करेक्टरिस्टिक होता है कि कैसे जो है मैं सप्लीमेंट करती हूँ प्रोडक्ट के बेसिस के फंक्शन को। तो सम कंपनीज जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो इनोवेट करती है और उसमें ऐड करती है न्यू फीचर्स को, उस प्रोडक्ट के न्यू फीचर्स को ऐड करने की कोशिश करती है उस प्रोडक्ट में। तो कंपनी जो है वो क्रिएट कर देती है उसके साथ एडिशनल वर्जन ऐड करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। सो उस डिफ्रेंशिएशन को क्रिएट करके एक नया इनोवेटिव फीचर लिया जाता है। वो बहुत ही कॉमन होता है मोबाइल फ़ोन्स में या फिर टेलीविजन्स वगैरह में। तो प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं उसमें और फीचर्स ऐड करके जो है उसको डिफ्रेंशिएट अलग बनाया जाता है। सेकेंड है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। की जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होती है वो एक लेवल पर होती है कि जो उसका प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स है उसको ऑपरेट करने का, वो 4 लेवल से हो सकती है, लो लेवल, एवरेज लेवल, हाई एंड सुपीरियर लेवल। की प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है हम उसको कैसे देखना पसंद करते हैं उसके वे में जो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो है वो अलग हो जाता है। फिर है प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी। कि प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितना टाइम जो है वो चल सकती है और बायर जो है वो उसके लिए जो है वो रेडी होगा कि वो पे कर सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। जैसे कि वॉच हो गई, वॉच के लिए वो बायर जो है वो रेडी होता है कि वो पे करेगा क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी जो उसका चलने का टाइम है वो ज़्यादा होता है। ऐसे ही फर्नीचर का हो गया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें रियलाइबिलिटी। कि रियलाइबिलिटी जो है वो एक मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी का, दैट जो प्रोडक्ट है वो एक मल फंक्शन नहीं होता और वो फेल नहीं होता एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। तो जो बायर है वो नॉर्मली जो है वो पे करता है प्रीमियम
उस प्रोडक्ट के लिए, और उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज जो बायर है वो चाहता है कि वो अवॉइड करे हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के ब्रेकडाउन को, और वो उसके रिपेयर टाइम पर जो है वो अवॉइड करे उसको, इसलिए जो है उसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसकी रिपेयरेबिलिटी, कि अगर मैंने वो प्रोडक्ट ले लिया तो उसकी रिपेयरेबिलिटी होनी चाहिए, कि मैं उसको रिपेयर करा सकूँ ताकि मैं उसको इन फ्यूचर दोबारा से यूज़ कर सकूँ। फिर है उस प्रोडक्ट का स्टाइल, कि उस प्रोडक्ट की क्या लुक है और क्या बायर जो है वो फील करता है। तो मैन्युफैक्चर जो है वो एबल होता है कि वो क्रिएट कर सकता है प्रोडक्ट की डिफ्रेंसीशन को, किस बेसिस पर, प्रोडक्ट के स्टाइल को बेसिस पर। एंड लास्ट पॉइंट आता है इसमें डिज़ाइन, कि डिज़ाइन जो है वो एक टोटल है फीचर्स का जो इफ़ेक्ट डालता है कि हाउ कैसे जो है वो प्रोडक्ट दिखता है और कैसे वो फंक्शन करता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अंदर। तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वे होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है एक प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ। तो डिज़ाइन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया मार्केटिंग ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स में से, और वो रेडीमेड गारमेंट्स होती हैं जैसे कि फुटवियर हो गया, ज्वेलरीज होगी, वो उनका डिज़ाइन जो है वो अलग करता है तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स से। सो ये थी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की वेरिएबल्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। If you have any doubt, you will comment down. I will explain you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.